विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्रों के अंतर्गत ये टॉपिक है उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जिस बिंदु से कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती। ऐसा बिंदु जिससे होकर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है, उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। एक बार नोट कर लें, वह बिंदु जिससे होकर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है, उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। समझें, हमने कल बनाया था एक धनावेश, और इस धनावेश से एक क्षेत्र रेखा इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, और इसी के पास में एक और धनावेश बना देते हैं। इसी के पास में एक और धनावेश बना देते हैं। इससे भी क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ, एरो बाहर की तरफ लगाना है हमें। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से होंगी, जो क्षेत्र रेखा यहां से निकल रही है वो ऐसे मुड़ जाएगी, और जो क्षेत्र रेखा यहां से निकल रही है वो ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक इसी तरीके से जो क्षेत्र रेखा यहां से निकल रही है वो ऐसे मुड़ जाएगी, और जो क्षेत्र रेखा यहां से निकल रही है वो ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक इसी तरीके से जो क्षेत्र रेखा यहां से निकलेगी इधर चली जाएगी, जो क्षेत्र रेखा यहां से निकलेगी वो भी इधर चली जाएगी, इधर से निकलेगी वो इधर चली जाएगी, और यहां से निकलेगी वो इधर चली जाएगी। तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक ऐसा बिंदु होगा जिस बिंदु से होकर कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती। विद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जिससे होकर कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु बोलते हैं। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु बोलते हैं। तो ये समझ आ गया होगा उदासीन बिंदु क्या होता है, कि इनके कारण विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र के अंदर एक ऐसा बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र जीरो, जहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, जहां पर कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है। जहां से कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है तो वहां विद्युत क्षेत्र शून्य माना जाता है। तो यहां से होकर कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है, इसी कारण इसको उदासीन बिंदु कहते हैं। इसी कारण इसको उदासीन बिंदु कहते हैं। और बात करते हैं इसी पे, एक और डायग्राम समझो। ये हमारे पास एक बिंदुवत आवेश है, मान लेते हैं ये +Q1 है, और दूसरा आवेश हमारे पास +Q2 है। न्यूट्रल बिंदु हमें कब मिलेगा? जब आवेश समान होंगे, आवेशों की जो प्रकृति होगी वो समान होगी, तभी हमें उदासीन बिंदु मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो देखो भाई, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, और इन दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु होता है जिस बिंदु पर अगर हम परीक्षण आवेश रख दें, इन दोनों आवेशों के मध्य किसी ऐसे बिंदु पर परीक्षण आवेश रखने पर यदि उस परीक्षण आवेश पर कोई विद्युत बल नहीं लगता है तो वह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। यानी दो समान आवेशों के मध्य वह बिंदु जिस पर किसी परीक्षण आवेश को रख दिया जाए तो वह परीक्षण आवेश किसी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करता है,
उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। तो हमने आवेश लिया Q1 और हम मान लेते हैं कि ये जो P बिंदु है, या इसको हम N से रिप्रेजेंट कर देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट है। ये जो N बिंदु है ये Q1 आवेश से R1 दूरी पर स्थित है। Q1 आवेश से R1 दूरी पर स्थित है। ठीक इसी तरीके से Q2 आवेश से ये R2 दूरी पर स्थित है। का मतलब इस Q1 आवेश से N बिंदु की जो डिस्टेंस है वो R1 है, और ठीक इसी तरीके से Q2 आवेश से N बिंदु की जो दूरी है वो R2। अब आवेश Q1 के कारण बिंदु N पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके लिए हमें सूत्र याद रखना है, हमेशा यह काम में आएगा। E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, या अगर सिर्फ मोड जिस परिमाण लिख रहे हैं तो इतना लिख दो, Q/R²। अब हम इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, तो वो क्या होगी? E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1/R1²। इक्वेशन नंबर 1। क्या हुआ? हम इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने हैं, जो हमें प्राप्त हुई है ये। दूसरा, आवेश Q2 के कारण बिंदु N पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता N पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं इस Q2 के कारण, तो Q1 की जगह Q2 आ जाएगा और R1 की जगह R2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहां लिखा जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q2/R2²। इक्वेशन नंबर 2। अब छोटी छोटी बातें हमें समझनी है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे? यहां पे R1 कैप कर देते हैं, और इसके कारण R2 कैप आ जाएगा। यहां पे अगर आप लिखना चाहें तो R कैप आ जाएगा। तो दिशा अगर बताना चाहेंगे तो R कैप लगा देंगे, एकांक सदिश बोलते हैं इसको। तो देखो भाई, यहां पे परीक्षण आवेश पड़ा है, और ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, और परीक्षण आवेश भी धनावेशित होता है। तो इसके कारण बल लगेगा इस तरफ, यानी कि F1 जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा, यानी कि जिस दिशा में F1 लगेगा उसी दिशा में E1 की दिशा होगी। तो इस आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये रहेगी, इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये रहेगी, जबकि इस Q2 आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर बल लगेगा इस तरफ, तो F2 वेक्टर होगा इस तरफ। और हम ये बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी इस तरफ ही होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस तरफ होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम इस बिंदु की बात कर रहे हैं, जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। यहां पर हमें दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं प्राप्त हो गई,
एक तो हो गई इस तरफ E2 वेक्टर और दूसरी हमें प्राप्त होगी इस तरफ E1 वेक्टर। दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं मैं इधर नीचे। देखो भाई, इस डायग्राम से हम समझे हैं तो ये बिंदु था हमारा एन बिंदु था। इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई E2 वेक्टर और दूसरी तरफ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 वेक्टर है। दोनों बल लग रहे हैं, आवेश, यहां जो परीक्षण आवेश पड़ा है इस परीक्षण आवेश पर दोनों तरफ बल लग रहा है। मान लेते हैं कि ये परीक्षण आवेश है, इसको इधर भी खींचा जा रहा है और उधर भी खींचा जा रहा है। तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वो बिंदु क्या कहलाएगा? वो बिंदु उदासीन बिंदु कहलाएगा। वो बिंदु क्या कहलाएगा? जब E1 और E2 बराबर हो जाएंगे तब हमें जो n प्राप्त होगा वह n उदासीन बिंदु होगा। वह n क्या होगा? उदासीन बिंदु होगा। और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिमाण होगा वो शून्य होगा। बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण भी मान लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये कोई लकड़ी का गुटका है, इस पर दो आदमी फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों पावरफुल आदमी हैं, इस पर इधर से बल लगा रहा है, दूसरा इधर से बल लगा रहा है। अभी तक हमने बल की दिशा नहीं दिखाई, ये भी इस तरफ लगा रहा है, ये भी इस तरफ लगा रहा है। यदि इन दोनों के बल, ये मान लेते हैं ये F1 लगा रहा है और ये F2 लगा रहा है, यदि इन दोनों के बल बराबर रहेंगे तो क्या ये वस्तु हिलेगी अपनी जगह से? नहीं हिलेगी। तो परिणामी जो बल होगा इस पर शून्य होगा। ठीक इसी तरीके से इस पर भी परिणामी बल शून्य हो जाएगा जब इन दोनों का बराबर बल होगा। तो जब ये विद्युत क्षेत्र दोनों बराबर हो जाएंगे, किस पर? न्यूट्रल पॉइंट पर, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो ये था भाई न्यूट्रल पॉइंट। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। उदासीन बिंदु पर, उदासीन बिंदु पर, उदासीन बिंदु n पर क्या होगा भाई? n पर E1 वेक्टर बराबर हो जाएगा E2 वेक्टर के। E1 परिमाण बराबर हो जाएगा, दिशाएं विपरीत है, परिमाण बराबर हो जाएगा। तो हम सिर्फ परिमाण को लिखें, यहां दिशा नहीं लिखनी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, यह आ जाएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से E2 की जो वैल्यू है, आर कैप को नहीं लिख रहे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q2 बटे में R2 होल स्क्वायर। इसी से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और हमारा रिलेशन आ जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर बराबर Q1 बटे में Q2। इसी को और आगे अगर मॉडिफाइड हम करते हैं तो हमें प्राप्त होगा भाई, क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा R1 बटे में R2 इज इक्वल टू अंडर द रूट। देखो स्क्वायर जब भी हटेगा, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर जब भी हटेगा अंडर रूट आ जाता है Q1 बटे में Q2। तो इस प्रकार से हम उदासीन आवेश के बारे में जान चुके हैं। उदासीन आवेश, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु क्या होता है? ऐसा बिंदु
विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा बिंदु जिससे होकर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है उसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं। या विद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जिस पर किसी एकांक धनावेश को रख दें तो वह किसी प्रकार का बल अनुभव नहीं करे, तो उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट। अगर समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बताएं जरूर। आवाज सबको एक जैसी बढ़िया आ रही होगी। मुझे लगता है कि आज बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। किसको नहीं दिखा? राहुल सियाग, बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। सभी को दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड? ये राहुल सियाग, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? आपको नहीं दे रहा है तो मेरे नाम पे जाके क्लिक करो, बोर्ड दिखेगा आपको। राहुल सियाग का कमेंट था, दोबारा कमेंट करें राहुल सियाग। राहुल सियाग दोबारा कमेंट करें ताकि पता लग जाए कि अभी भी आपके वही समस्या है या समाधान हो गया है। वेरी गुड। ऐसी समस्या तो आनी नहीं चाहिए, भी बोर्ड ही दिखाई नहीं दे रहा हो। तो ये था हमारा टॉपिक उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु के बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश एक भौतिक राशि है और एक सदिश राशि है जिसका जो परिमाण है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि ये कोई क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल में हमने कोई अल्पांश ले लिया, छोटा सा हिस्सा ले लिया, इसको हमने मान लिया डी ए परिमाण है इसका क्या परिमाण है? डी ए परिमाण है। इस परिमाण के लंबवत दिशा में, ये तो इसका परिमाण प्रदर्शित करता है और इसके लंबवत दिशा में इसकी दिशा प्रदर्शित है। तो देखो भाई, अगर कोई सदिश राशि है तो दो चीजें होनी अनिवार्य है। एक तो उसका परिमाण होना जरूरी है, दूसरा उसकी दिशा होनी जरूरी है। अब परिमाण तो हम इसके क्षेत्रफल से ज्ञात कर लेंगे। परिमाण तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा और दिशा इस क्षेत्रफल के ठीक लंबवत दिशा में होगी। क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो क्षेत्रफल के ठीक लंबवत अभिलंबवत दिशा में होनी चाहिए और होगी। एक मिनट के लिए हम सोचते हैं कि ये बोर्ड है हमारा और इस बोर्ड के हम अंदर एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं और ये अल्पांश मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये क्या है? परिमाण है। क्या है? परिमाण। और इसके लंबवत
जो होगी इसके अभिलंब दिशा में क्या होगी, इसकी दिशा होगी। तो परिमाण भी हमें मिल गया और इसकी दिशा मिल गई। तो क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है जिसका परिमाण उसका क्षेत्रफल होता है, जबकि दिशा उसके अभिलंबवत दिशा में एकांक सदिश होती है। उसके अभिलंबवत दिशा में एकांक सदिश होती है। तो जब भी हम बात करेंगे क्षेत्रफल सदिश की, तो दिशा हमेशा हम लंबवत लेंगे, दिशा हमेशा हम इसके लंबवत लेंगे, दिशा हमारी हमेशा इसके परपेंडिकुलर अभिलंबवत रहेगी। तो ये था भी क्षेत्रफल सदिश, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका यूज आगे होना है, इसलिए मैंने पहले बताया है आपको क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश एक सदिश भौतिक राशि है जिसका परिमाण उसका क्षेत्रफल होता है, जबकि दिशा उसकी अभिलंबवत दिशा में एकांक सदिश होता है। तो अभिलंबवत दिशा में जब भी हम एकांक सदिश लिखते हैं, वो लिखते हैं एन कैप से। किससे लिखते हैं? एन कैप, नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको। एकांक सदिश किस दिशा में? अभिलंब दिशा में। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। आज जो नए आए हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, हमने अभी तक देखा ही नहीं, किताब भी नहीं खोली, देखी नहीं। तो उनको 1-2 दिन लगेंगे।